because we are going to record our lecture. Just I want to share PDF. I think it's visible. In morning we have gone दिस पार्टिकुलर पेज जॉर्ज चैपमैन तक मैंने गया हुआ था, और फिर यहाँ से एक नया सेक्शन शुरू होता है, द ओरिजिन ऑफ ड्रामा। और हमें ध्यान में रखना है कि ओरिजिन ऑफ ड्रामा को लेकर के मैं आपसे पहले मुखातिब हो चुका हूँ। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू हाउ डिड इट ओरिजिनेट, एंड आई आल्सो टोल्ड यू कि व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा in the Middle Ages, and what was the role of church and churchmen in flourishing of drama, in the origin of drama। जब ड्रामा जो है द मिडिल एजेस में आया इंग्लैंड में, तो कैसे मिरेकल प्ले की शक्ल में आया, मिस्ट्री प्ले की शक्ल में आया, मोरालिटी प्ले की शक्ल में आया, इंटरल्यूड वगैरह, ये सारी बातें हैं जो इस पेज में है। एक बार मैं उस चीज को दोबारा आपके सामने थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। पहली लाइन में कह रहे हैं कि ओरिजिनली द ड्रामा इज बट एन ओल्ड स्टोरी। ड्रामा में भी क्या होता है, एक स्टोरी होती है, रीटोल्ड टू द आई, जो हमारी आंखों के सामने दोबारा बतलाई जाती है। ड्रामा में क्या होता है, ओरिजिनली द ड्रामा इज बट एन ओल्ड स्टोरी, इसमें ओल्ड स्टोरी होती है, रीटोल्ड टू द आई, जो हमारी आंखों के सामने दोबारा बताई जाती है, दोबारा रखी जाती है। A story put into action। जब भी आप ड्रामा के बारे में बात करिएगा, चाहे अपने लिए बात करिए, चाहे अपने बच्चों से आप इंटरेक्ट होइएगा, एक चीज कभी ना भूलिएगा कि ड्रामा में जिस स्टोरी को बताया जाता है वह एक्शन में होता है, उस स्टोरी को परफॉर्म किया जाता है, उस स्टोरी को करके दिखाया जाता है, ना कि सुनाया जाता है। शायद इस लाइन को पढ़ने का यही एकमात्र मकसद था जो मैं आपको इस लाइन के बारे में ठहर ठहर करके मैं आपको बता रहा हूँ। वो चीज क्या है कि ड्रामा में स्टोरी होती है, वह स्टोरी जो है रिटोल्ड की जाती है आइस को। आई स्टोरी एक ऐसी स्टोरी होती है पुट इनटू एक्शन। उस कहानी को हमारे सामने कैसे प्रेजेंट किया जाता है, एक्शन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है बाय लिविंग परफॉर्मर्स। और जो वे परफॉर्मर होते हैं वे कैसे होते हैं, लिविंग परफॉर्मर, जीते जागते इंसानों के द्वारा। और वे जीते जागते इंसान कौन होते हैं, आदमी हो गए, औरत हो गए, या कुछ और ऐसे कैरेक्टर्स जो सुपरनेचुरल की शक्ल में हो सकते हैं, या कुछ और ऐसे कैरेक्टर्स जो एनिमल की भी हो सकते हैं जिनका वहां पे रोल हो। तो इन लिविंग परफॉर्मर्स के द्वारा स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है बाय लिविंग परफॉर्मर्स who for the moment make believe or imagine themselves to the old heroes। जो कुछ क्षण के लिए या जिस समय तक उनको जो रोल दिया गया है, वे अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि वे जो है उस रोल में, जो रोल उनको प्ले करने के लिए दिया गया है, उस रोल में वे चाहे पुराने हीरोज हों, पुरानी हीरोइंस हैं, उनके रोल को वे प्ले करते हैं। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखना है कि स्टोरी इज undoubtedly retold to our eyes, या before our eyes, या it is retold to the eye, but it is put how it is put into the action। किसके द्वारा, बाय लिविंग परफॉर्मर्स के द्वारा। तो मेरे ख्याल से मैं सबसे जानना चाहता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रामा में भी स्टोरी होती है, लेकिन वह स्टोरी जिस रूप में प्रेजेंट की जाती है वह एक्शन के रूप में होती है। और किसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है, लिविंग परफॉर्मर्स। यही जो लिविंग परफॉर्मर्स होते हैं वही क्या कहे जाते हैं, कैरेक्टर्स कहे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्रामा में स्टेज है, एक्शन है, डायलॉग है, कैरेक्टर्स हैं, प्लॉट है, कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेक्टेटर्स है, यह एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है। इस चीज को यहाँ डिफिनीशन में भी बताया गया है।
कह रहे हैं कि ओरिजिनली इट हैज रिलीजियस ओरिजिन, इसका जो ओरिजिनली अगर आप देखेंगे इसकी उत्पत्ति धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। ड्रामा इज अलाइव एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ लिटरेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ड्रामा जो है वह कैसा फॉर्म है, अलाइव और एक्टिव फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, विच कंटेन्स प्लॉट, कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, डिक्शन, स्टेज एंड स्पेक्टेटर्स। इतनी सारी बातें जो है ड्रामा के एलिमेंट है। जैसे मैंने आपको नॉवेल का एलिमेंट बताया था कि नॉवेल में 7 एलिमेंट्स होते हैं, जो ई.एम. फॉस्टर ने अपनी किताब एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में बताया है। वैसे ही कुछ बातें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर उसमें प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिक्शन होता है, स्टेज होता है और स्पेक्टेटर्स होते हैं। तो ये उसके एलिमेंट है। उसके पहले आपको क्या बताया गया, उसके पहले ये बताया गया कि इन ड्रामा देयर इज स्टोरी, दैट स्टोरी इज रीटोल्ड टू द आई, बट हाउ, बट पुट इनटू एक्शन बाय लिविंग परफॉर्मर्स। जो भी स्टोरी बताई जाती है हमारी आंखों के सामने, उसको सुनाया नहीं जाता बल्कि उस स्टोरी को करके दिखाया जाता है, उस स्टोरी को परफॉर्म किया जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। फिर कह रहे हैं कि इन यूरोप एज इन ग्रीस द ड्रामा हैड अ डिस्टिंक्टली रिलीजियस ओरिजिन। चाहे यूरोप की बात रही हो, स्पेशली ग्रीस में, यूनान में, जो ड्रामा है उसकी उत्पत्ति के पीछे धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। The first characters were drawn from the New Testament, and the object of the first play was to work the church service more impressive or to emphasize moral lesson। जब ड्रामा पहली बार आया था तो वह जो है धार्मिक किताब बाइबिल से ही लिया गया, न्यू टेस्टामेंट से लिया गया, और उसमें चर्च का बहुत अहम रोल होता था। जो चर्च मेन थे, जो उस ड्रामा या उस जो है न्यू टेस्टामेंट की स्टोरी को लेकर के जो वे उसको परफॉर्म करते थे लोगों के सामने, उसके परफॉर्म का एकमात्र मकसद होता था कि लोगों को नैतिक शिक्षा मिले, लोगों को धर्म से जोड़ा जाए, लोगों को अच्छी बातें सिखाई जाए। और यह 2 अवसर पर होता था। मैंने पहले भी बताया था कि क्रिसमस के अवसर पर और क्रिसमस के बाद कब जो है गुड फ्राइडे, 2 अवसर ऐसे होते थे जहां पर कि चर्च में जो है क्या करते थे, जीसस क्रिस्ट की जिंदगी, उनकी जिंदगी में जो घटित हुआ या उनकी जिंदगी कैसी थी, उसको उसको पार्टिकुलर उनकी लाइफ को इमिटेट करते थे, और कुछ लोगों को रोल दिया जाता था, तुम ये रोल प्ले करोगे, तुम ये रोल प्ले करोगे। तो जो जो जीसस क्रिस्ट की जो लाइफ थी, उनका क्रूसिफिकेशन, उनका उन्होंने जो सैक्रिफाइस अपने आप को किया फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इन सब चीजों को लेकर के क्या किया जाता था, वहां पे रखा जाता था या बताया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि जब आप इन सब चीजों से चलते हैं तो यू फाइंड अनदर थिंग, और वो चीज क्या है कि ड्रामा जब आया तो वह किस शक्ल में आता है, मिरेकल प्ले के शक्ल में, मिस्ट्री प्ले के शक्ल में, मोरालिटी प्ले। मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ। एक एक लाइन में मैं बात केवल करना चाहूंगा कि मिरेकल प्ले वह प्ले होता था जो सेंट्स की जिंदगी पर आधारित होता था। कह रहे हैं कि देखिए लिखा भी है, इन फ्रांस द नेम मिरेकल वाज गिवन टू एनी प्ले रिप्रेजेंटिंग द लाइव्स ऑफ द सेंट्स। किसको दिया जाता था, सेंट्स की लाइफ को लेकर के। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा बोल्ड हेडिंग में मिस्ट्री प्ले है, मिस्ट्री रिप्रेजेंटेड सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट की लाइफ को लेकर के जो प्ले लिखा गया, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मिस्ट्री प्ले को रिप्रेजेंट करता है। बाकी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप पढ़िएगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये एक वर्ड में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है जो 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 बोल्ड हेडिंग में है, मोरालिटी प्ले। यह जो मोरालिटी प्ले है, इसमें क्या था, इसमें जो एलिगोरिकल पर्सनेज था, कॉमन राइटियस मेन थे, जैसे उसमें कहा गया इन दीज द कैरेक्टर्स वर एलिगोरिकल पर्सनेज, लाइफ को, डेथ को, रिपेंटेंस को, गुडनेस को, लव को, ग्रीड को एंड अदर वर्च्यूज एंड वाइसेस। इन सब चीजों को लेकर के क्या किया गया, मोरालिटी प्ले लिखा गया। कॉमन आदमी जो होता था वो तो होता ही था, लेकिन इसके अलावा जो होता था, जो हमारे
एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को आदमी की शक्ल दे दी जाती थी। जैसे लाइफ है, डेथ है, ये अमूर्त चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट नहीं है। लेकिन इन अमूर्त चीजों को भी ऐसा प्रेजेंट किया जाता था जैसे दे आर ह्यूमन बीइंग्स। तो इस तरह के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के तो मोरालिटी प्ले में एलिगोरिकल पर्सनेजेस को आपको ध्यान में रखना है। और दुनिया का पहला मोरालिटी प्ले एवरी मैन है, यहाँ इटैलिक में लिखा गया है। ये सब बात मैं पहले भी कर चुका था। तो जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको कहीं से मिस नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं दोबारा उसको रिपीट कर दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि एवरी मैन दुनिया का पहला मोरालिटी प्ले है, लेकिन इसके आथर का नाम नहीं पता, आथर इज अननोन। तो ये कैसा वर्क है? यह एनानिमस, यह जो है एनानिमस वर्क है, ANONYMOUS। सो यू विल कम टू नो कि ओरिजिन ऑफ ड्रामा को लेकर के जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस ओरिजिन ऑफ ड्रामा में ड्रामा क्या है मैंने ये बताया। फिर मैंने बताया कि जब मिडिल एजेस में या दुनिया में कहीं पर भी ड्रामा आया था तो उसके आने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी चीज का था तो वह क्या था? रिलीजन था, चर्च मेन। और वहां से जो भी एक्टर्स या चर्च मेन जो लोग थे, जो दो अवसरों पर, क्रिसमस के अवसर पर, गुड फ्राइडे के अवसर पर जीसस क्रिस्ट की जिंदगी से संबंधित चीजों को या उसके एक हिस्से को लेकर के वे उसको इमिटेट करते थे, उसको परफॉर्म करते थे। और जब वे परफॉर्म करते थे तो कहाँ पर? चर्च प्रीमाइसेस में। चूंकि चर्च का जो प्रीमाइस होता था वह खुला हुआ एरिया होता था, ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते थे, ज्यादा लोगों की भीड़ वहां जमा हो सकती थी। और वह एक सेंटर था लोगों को एजुकेट करने का या लोगों को नैतिक शिक्षा देने का, लोगों में नैतिक जागृति लाने का वह एक बड़ा सेंटर था। तो वहां से उसकी शुरुआत होती है। फिर उसकी शक्ल मिरेकल प्ले के रूप में, मिस्ट्री प्ले के रूप में, मोरालिटी प्ले के रूप में हमारे सामने आती है। और मैंने अभी आपको एक नाम लिया था कि मोरालिटी प्ले का एक एग्जाम्पल है एवरी मैन। वह पहला एग्जाम्पल है मोरालिटी प्ले का। और यह जो मोरालिटी प्ले था, यह मोरालिटी प्ले आपका पहला प्ले है, मोरालिटी प्ले। एवरी मैन इज द फर्स्ट मोरालिटी प्ले, लेकिन इसके जो आथर है उनका नाम नहीं पता। तो वह एक तरह का कैसा वर्क होगा? एनोनिमस वर्क होगा। नाउ द नेक्स्ट पेज इज ऑन योर स्क्रीन। यू विल कम टू नो कि कुछ और भी राइटर हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एक राइटर है जॉन स्केल्टन, उन्होंने लिखा था, कुछ प्ले लिखा था जिसका नाम है मैग्निफिसेंस एंड द नेक्रोमांसर। और ये दोनों प्ले किसके एग्जाम्पल है? मोरालिटी प्ले के एग्जाम्पल है। एक और राइटर है सर डेविड लिंडसी रोड, द पोएट ऑफ द स्कॉच रिफॉर्मेशन। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी मोरालिटी प्ले का एग्जाम्पल है। लेकिन आपको इन सब से मतलब नहीं है, बिकॉज ये सब चीजें कहीं पूछी नहीं जा रही, लेकिन एवरी मैन जरूर पूछा जाता है और पूछा गया है, क्योंकि वह पहला एक एग्जाम्पल रहा है जिसका कि मोरालिटी प्ले की शक्ल में हमारे सामने आता है। उसके बाद एक शब्द है द इंटरल्यूड। इंटरल्यूड कई बार पूछा जा चुका है। मैंने कहा चाहे आप 2009 का, 13 का, 16 का, उसके पहले का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो यू विल फाइंड दीज थिंग्स। और जो यह इंटरल्यूड है इसका लैटिन मीन्स बिटवीन द प्ले। यह एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है बिटवीन द प्ले। इट ओरिजिनेटेड इन अ सेंस ऑफ ह्यूमर। इसमें जो है ह्यूमर वगैरह के सेंस में इसकी ओरिजिन हुई। इट इज आल्सो नोन एज कॉमिक रिलीफ। यही ऑप्शन दिया गया था कि इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है। इंटरल्यूड का मतलब कॉमिक रिलीफ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटरल्यूड क्या है। इंटरल्यूड का मतलब है कॉमिक रिलीफ। और जो इंटरल्यूड है यह लैटिन शब्द है, इसका मतलब यह होता है बिटवीन द प्ले। इसका मतलब ये होता है कि शुरू में जब ड्रामा आया तो जो ट्रेजिक प्लेस थे उन ट्रेजिक प्लेस में बीच में कुछ कॉमिक सीन डाल दिए जाते थे। तो प्ले का वह हिस्सा जिसमें कॉमिक सीन होता था उसी को क्या कहा जाता था? उसी को इंटरल्यूड कहा जाता था। इसीलिए लिखा गया बिटवीन द प्ले, किसी प्ले के बीच में कुछ कॉमिक सीन डाल दिए जाते थे और वही उतना कॉमिक सीन क्या कहा जाता था? इंटरल्यूड के नाम से जाना जाता था।
लेटर ऑन इट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉमेडी, बाद में इसने कॉमेडी के को भी हेल्प किया उसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि जब आप चलते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड, एवरी मैन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विच आई डिस्कस्ड विद यू। जनरल चीजें आपको ये जरूर जानना जरूरी है कि व्हाट इज ड्रामा। इन ड्रामा देयर इज स्टोरी एंड दैट स्टोरी इज रीटोल्ड टू आवर आई, बट पुट इनटू एक्शन बाय लिविंग परफॉर्मर्स। पुट इनटू एक्शन बाय लिविंग परफॉर्मर्स, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपकी जुबान पर होने चाहिए, उससे रिलेटेड जो चीजें। उसके बाद बात की जा रही है, अब देखिए यहाँ से जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ऑलरेडी वो चीजें जब फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ा रहे थे तो वहां पे बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड किया है, नाउ दे कैन गेट दोज पॉइंट्स एंड दीज पॉइंट्स हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, इन सेवरल एग्जामिनेशन दीज पॉइंट्स हैव बीन आस्क्ड। द फर्स्ट ट्रू प्ले इन इंग्लिश विद अ रेगुलर प्लॉट, करें अंग्रेजी में पहला प्ले जिसमें प्लॉट था डिवाइडेड इनटू एक्ट्स, जो एक्ट में डिवाइड किया गया और सीन्स में डिवाइड किया गया, इज प्रोबेबली शायद द कॉमेडी, वह कॉमेडी है और उसका नाम है राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। फिर से मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा है कि पहला प्ले जो एक प्रॉपर प्लॉट के साथ आता है जिसको एक्ट और सीन में डिवाइड किया गया, वह पहला प्ले क्या था, राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। इसका मतलब कि इसके पहले जो एवरी मैन वगैरह आया हुआ था वह उस तरह से डिवीजन नहीं किया गया था कि यह एक्ट में डिवाइड है, सीन में डिवाइड है। एक्ट और सीन में डिवाइड करने वाला अंग्रेजी में, दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में पहला प्ले जो एक्ट और सीन में प्रॉपर वे में डिवाइड था, जिसमें प्लॉट को फॉलो किया गया, वह कॉमेडी की शक्ल में आता है और कौन रहा है, राल्फ रॉयस्टर डाइस्टर। इट वाज रिटेन बाय निकोलस वुडल, यह निकोलस वुडल के द्वारा लिखा गया था, मास्टर ऑफ एटन। इट वाज फर्स्ट एक्टेड बाय हिज स्कूल बॉयज sometime before 1556. The story is that of a conceited fop in love with a widow who is already engaged to another man. The play is an adaptation of the Miles Glorious, a classic comedy of Plautus. कुछ नहीं करना है, मैंने इतना पढ़ दिया, लेकिन आपको इससे रिलेटेड केवल 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। इंग्लिश का पहला प्ले जो एक्ट के साथ, सीन के साथ, प्लॉट के साथ प्रॉपर वे में आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। उसके राइटर का क्या नाम है, निकोलस वुडल। इसको कब परफॉर्म किया गया, 1556 ईस्वी में परफॉर्म किया गया। यह जो है किसको फॉलो करके लिखा गया है, यह जो है ग्रीक कॉमेडियन जो है प्लाउटस, उन्होंने कॉमेडी लिखा द माइल्स ग्लोरियस, उसको फॉलो करके यह लिखा गया है। फिर है द नेक्स्ट प्ले, जो अगला प्ले है वो क्या है, गैमर गर्टन्स नीडल। द नेक्स्ट प्ले इज गैमर गर्टन्स नीडल, इज अ डोमेस्टिक कॉमेडी, यह भी एक कॉमेडी रही है। A true bit of English realism representing the life of peasant class. This is very important. वह कौन सा पहला प्ले था जिसमें पीजेंट क्लास को लेकर के बात की गई है, वरना अगर प्ले आता था तो वह धर्म पर ही आधारित होता था, उसमें जीसस क्रिस्ट के साथ साथ सेंट्स की लाइफ को लेके बात की गई। लेकिन गैमर गर्टन्स नीडल जो है यह पहला प्ले है जो कि किसको लेकर के बात की गई है, जो पीजेंट को लेकर के बात की गई है। तो आपको एक सीरियल में मैं बताता चल रहा हूँ, राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर, गैमर गर्टन्स नीडल, यू डोंट हैव टू फॉरगेट। नेक्स्ट वन, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, जो पहली इंग्लिश ट्रेजेडी है गार्बडक, गार्बडक थी रिटन बाय टॉमस सैक्विल एंड टॉमस नॉर्टन, जो टॉमस सैक्विल और टॉमस नॉर्टन ने लिखा था, एंड वाज एक्टेड इन 1562, जो पहली बार 1562 ईस्वी में परफॉर्म किया गया, ओनली 2 years बिफोर द बर्थ ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के जन्म से 2 साल पहले।
बट एज द फर्स्ट प्ले टू बी रिटन इन ब्लैंक वर्स, लेकिन यह पहला प्ले है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बने? 2 क्वेश्चन। अंग्रेजी की पहली ट्रेजेडी गार्बडक, उसको किसने लिखा? टॉमस सैकविल और टॉमस नॉर्टन ने लिखा। किसमें यह लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया। तो तो सबसे पहला प्ले जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया वह कौन है? गार्बडक है। It started the drama into the style of verse best suited to the genius of English playwright. It is also called Porrex and Forex as a subtitle. और इसका जो सबटाइटल है वह क्या है? Porrex and Forex। और यहीं से ड्रामा जो है पोइटिक लैंग्वेज में आना शुरू हुआ, क्योंकि ब्लैंक वर्स में लिखा गया, पोइटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, बाद में इसी ने आधार बनाया। और शेक्सपियर का जितना ट्रेजेडी, जितना कॉमेडी, यूनिवर्सिटी विट्स वालों ने जो कुछ भी लिखा, सब के सब लोगों ने किस में लिखा? पोइट्री में लिखा। सो जो पॉइंट है वो चीजें अगर आपकी क्लियर हो गई, अब जैसे आपने ओरिजिन ऑफ ड्रामा सोचिए, अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो तुरंत आपको ये सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं कि ड्रामा की ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, उसकी शक्ल कैसी थी, किन लोगों का कंट्रीब्यूशन था। शुरू में आया तो उसने क्या शक्ल अख्तियार किया, जैसे जैसे ड्रामा बढ़ रहा है तो उसकी क्या शक्ल हो रही, क्या परिवर्तन उसमें आ रहा है, जिसमें आपने कई नाम सुना, राल्फ राइस्टर डॉयस्टर को, गैमर गर्टन नीडल को, गार्बडा तक अब आप पहुंचे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज रही है। इन 1576 1576 में द फर्स्ट प्ले हाउस नोन एज द थिएटर, कह रहे पहला प्ले हाउस जिसको द थिएटर के नाम से जाना जाता है, was built by James Burbage in Finsbury Field। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहला जो थिएटर बना था वो जो है द थिएटर के नाम से जाना जाता है, जिसको बारबेजेस कंपनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जेम्स बारबेज ने बनवाया था। तो अगर कभी बाद में उसके बाद बहुत सारे थिएटर, ग्लोब थिएटर आए और तमाम थिएटर आए, लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है कि 1576 में पहला थिएटर, और वह जो है जेम्स बर्बेज के द्वारा बनाया जाता है फिन्सबरी फील्ड में, just north of London। In this theater, Shakespeare found employment when he first came to the city। इसी थिएटर में शेक्सपियर को भी एम्प्लॉयमेंट मिला था जब वो पहली बार शहर में आए थे। So again, I would like to tell you कि I have gone with what I have gone with the first theater in England. It was made by whom? It was made by James Burbage। This is why that is also known as Burbage's Company of Theatre। And this was the theater where Shakespeare got employment for the first time when he came to city। जब वो सिटी में आए थे तब उनको रोजगार यहाँ पर मिला हुआ था। तो इतना सारी चीजें, जर्नी शेक्सपियर के पास पहुंचने से पहले ड्रामा की क्या शक्ल है, किस कंडीशन में है, वो सारी चीजें आपको पता हो जा रही हैं। देन यू कैन को रिलेट, अब आप उसको को रिलेट कर सकते हैं कि जब आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं था कि शेक्सपियर आए तभी ड्रामा आया, उससे पहले ड्रामा रहा है, लेकिन शेक्सपियर ने ड्रामा को एक नई दिशा दी। शेक्सपियर ने ड्रामा को ही गेव इट अ न्यू फॉर्म, अ न्यू डिजाइन, अ न्यू स्ट्रक्चर, अ न्यू शेप उन्होंने दिया। एंड ही मेड ड्रामा दैट कैन compete with other means with other plays written in any corner of यूरोप। यूरोप के जो दूसरे देशों में लिखा गया था, चाहे वह ग्रीक ट्रेजेडी रही हो, चाहे वह फ्रांस का रहा, उन्होंने इस तरह से लिखा कि वह उसके साथ compete कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू से, यूनिवर्सिटी विट्स। द यूनिवर्सिटी विट्स, अभी मैंने बताया भी था कि हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। नाउ यूनिवर्सिटी विट्स हमारे सामने है। इसमें लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी विट्स, द यूनिवर्सिटी विट्स were a group of well-educated scholars, men of letters, who wrote in the closing years of the 16th century। They paved the way for the great Shakespeare। They were 7 in numbers। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वे जो है 7 लोग थे, और उनमें से ज्यादातर लोग लैटिन स्कॉलर्स थे।
वे कैसे स्कॉलर थे? लैटिन स्कॉलर, उनको लैटिन की जानकारी बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत सारा ट्रांसलेशन का काम किया है। दूसरी भाषाओं में जो चीजें थी उस चीज को उन्होंने ट्रांसलेट किया। So you will come to know these things ki educated scholars, men of letters who wrote in the closing years of the 16th century, they paved the way for the great Shakespeare. They were seven in numbers. वे कौन कौन से लोग हैं? जॉन लाइली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो। सो रिमेंबर दैट कि ये लोग रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, जॉन लाइली का एक इंपॉर्टेंट वर्क है यू फ्यूज, अभी नीचे वो आएगा भी। इसके अलावा जो है आप ध्यान में रखिएगा, टॉमस लाज का रोजालिन, जो अभी आपको मैं शेक्सपियर का एज यू लाइक इट पढ़ा रहा था कि एज यू लाइक इट का सोर्स क्या है। टॉमस नैश ने पहला जो है पिकारेस्क नॉवेल लिखा था, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, जब मैं आपको नॉवेल पढ़ा रहा था वहां से उसकी शुरुआत। थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी, तो जो आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है मैं उसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं, जो आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है मैं उसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं। और आप देखेंगे आगे एक पॉइंट और लिखा है कि उनको यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा गया। दे वर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स बिकॉज दे हैड ट्रेनिंग एट वन और द अदर ऑफ द टू यूनिवर्सिटीज, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो एक या दो यूनिवर्सिटीज में हुई थी और वह यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। तो इसका मतलब ये जो लोग थे, दे वर द स्कॉलर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दे गॉट एजुकेशन इन दीज टू यूनिवर्सिटीज, दे वर ट्रेन्ड देयर, they were taught there, this is why they are known, yeah, they have been addressed as university wits. They were seven in number, they were Latin scholars, they did a good job, they translated many things from Latin into English, and you will come to know that they were seven in numbers। और उसमें बड़े नाम हैं जिनका मैं फिर से एक बार नाम लेना चाहूंगा। जॉन लाइली का एक वर्क है यूफ्यूज, थॉमस लॉज का वर्क है रोजालिन, थॉमस नैश का वर्क है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, थॉमस किड का वर्क है स्पेनिश ट्रेजिडी, और क्रिस्टोफर मार्लो ने तो बहुत सारा काम किया और उनके लिए कहा जाता है कि पेव द वे फॉर शेक्सपियर। उनका जीव ऑफ माल्टा सब नीचे उनके बारे में अलग से मैंने डिस्कस भी किया है। सो यू विल कम टू नो कि नया पॉइंट है कि थॉमस किट्स स्पेनिश ट्रेजिडी, थॉमस किट्स का जो स्पेनिश ट्रेजिडी है जिसका सब टाइटल है हीरोनिमो इज मैड अगेन, हाइरोनिमो इज मैड अगेन, फर्स्ट गिव अस द ड्रामा और रादर द मेलोड्रामा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी किसका एग्जांपल है? मेलोड्रामा का एग्जांपल है। ऑफ पैशन कॉपीड बाय मार्लो एंड शेक्सपियर, जिसको बाद में क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर ने कॉपी किया। एंड इट्स द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इट्स द एग्जांपल ऑफ मेलोड्रामा। लेटर ऑन शेक्सपियर फॉलोड इट इन हैमलेट, बाद में शेक्सपियर ने इसको अपने हैमलेट में फॉलो किया। तो थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी जिसका सब टाइटल क्या है? हाइरोनिमो इज मैड अगेन, यह मेलोड्रामा का एग्जाम्पल है। इसको मार्लो और शेक्सपियर ने फॉलो किया। बाद में शेक्सपियर का जो हैमलेट है ये कहा जाता है कि वह उसी पर आधारित है। नेक्स्ट है जॉन लाइली। लाइली इज बेटर नोन फॉर हिज प्रोज रोमांस यूफ्यूज। जो लाइली हैं उन्होंने प्रोज रोमांस लिखा था जिसका नाम है यूफ्यूज। हिज ड्रामेटिक प्रोडक्शन इन हिज प्लेस लाइली यूज्ड मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड प्रोज, उन्होंने दोनों चीजों का यूज किया है, वर्ड्स और प्रोज का। लाइली फाउंड अ सुटेबल ब्लैंक वर्स फॉर कॉमेडी एज मार्लो डिड फॉर ट्रेजेडी। द स्टाइल ऑफ लाइली was used by Shakespeare in As You Like It। जॉन लाइली की स्टाइल को ध्यान में रखिएगा। अगर कभी ये आता है कि
लाइली ने किसकी स्टाइल को फॉलो किया? तो जॉन लाइली की। क्यों? चूंकि प्रोज रोमांस यूफ्यूज रहा है, और जो अभी मैंने एज यू लाइक इट का फॉरेस्ट ऑफ आर्डन बताया था, वह भी प्रोज रोमांस, वह भी जो है क्या है कि एक तरह का यूटोपिया का कॉन्सेप्ट था, तो उस स्टाइल को फॉलो किया है। लेकिन एज यू लाइक इट का जो सोर्स है वो टॉमस लॉज का रोजालिंड है। स्टाइल तो लाइली की है, लेकिन सोर्स कहां से है? टॉमस लॉज के रोजालिंड से है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दीज पॉइंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो, जो यूनिवर्सिटी विट्स के बड़े राइटर हैं। इनके लिए आता है ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। इन्होंने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया। कई बार मैंने आपसे बताया, और यहाँ पे मैं फिर वर्ड यूज कर दूं कि जब कोई आदमी दूसरे आदमी के लिए रास्ता तैयार करता है, तो ग्रामर में उसमें वर्ड जो यूज किया जाता है, पे वर्ड यूज किया जाता है, ना कि मेड, ना कि कंस्ट्रक्टेड। ये वर्ड नहीं यूज करना, बल्कि क्या, ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। ही इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग फिगर्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। वे यूनिवर्सिटी, यूडब्ल्यू को मतलब यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स के वे महान जो है फिगर में से एक थे। ही रोड फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले। उन्होंने पहला हिस्टोरिकल प्ले लिखा नेम्ड एडवर्ड सेकेंड, जिसका नाम क्या है? एडवर्ड सेकेंड है। सो यू विल कम टू नो कि ये काफी कॉम्पैक्ट है, और हर पॉइंट में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या उसकी शक्ल में यू विल कम टू नो कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलेगी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया। वो यूनिवर्सिटी विट्स के एक बड़े लीडर में से थे। उनका जो पहला हिस्टोरिकल प्ले है वो एडवर्ड सेकेंड है। इसके अलावा उनसे संबंधित बातें बताई जा रही है कि उन्होंने कुछ प्लेस लिखे हुए हैं, जिसमें एक है टेम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टस, द जीव ऑफ माल्टा, एडवर्ड द सेकेंड, द ट्रेजेडी ऑफ डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, द मासेकर एट पेरिस। ये सब चीजें, द मासेकर एट पेरिस उनका अनफिनिश्ड प्ले है। और एक पॉइंट और करके लिखा गया, नोट करके, द ट्रेजेडी ऑफ डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज प्लेड बाय द चिल्ड्रन माई ऑफ हर माइल्स फ्लाइज चैपल। दैट डजेंट मैटर, इस तरह का डीप में नहीं जाएगा वो, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पहला हिस्टोरिकल प्ले उन्होंने लिखा जिसका नाम एडवर्ड सेकेंड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दूसरा प्ले है डॉक्टर फास्टस, ये पूछा जाता है कि डॉक्टर फास्टस किसने, चूंकि ये जो है यूजी और पीजी लेवल पे किसी ना किसी रूप में मिलता है। पहले जब हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में थे प्रीवियस में, एमए प्रीवियस में, देन दैट वाज प्रिस्क्राइब्ड देयर, दैट वाज इन सिलेबस। तो ये उससे रिलेटेड है, और उसके आगे ब्रैकेट में उसका एक लाइन में ये लिखा गया कि उनके प्ले का सब्जेक्ट क्या है। जैसे टैम्बरलेन द ग्रेट जो उनका पहला प्ले है, उसका जो थीम है एम्बिशन फॉर पार है। डॉक्टर फास्टस में एम्बिशन फॉर इन्फिनिट नॉलेज है। द जीव ऑफ माल्टा में एम्बिशन फॉर गोल्ड। इट हैज आल्सो द थीम ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, द जीव ऑफ माल्टा में है। एडवर्ड द सेकेंड अ ट्रेजिक स्टडी ऑफ किंग है। द ट्रेजेडी ऑफ डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज वीकनेस एंड मिजरी है। मासेकर एट पेरिस अनफिनिश्ड प्ले है। ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। तो यहाँ तक हमने आपके को लेकर के बात किया, आपको मैंने बताया। अनडाउटली जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, बट आई एम गोइंग वेरी ग्रेजुअली। ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम टेकिंग एंड जस्ट एक्सप्लेनिंग। आई एम नॉट इन हरी, बट आई वांट योर रिस्पांस कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शुड आई गो अहेड, या आपकी कोई क्वेरी है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका अपना कुछ चीजें हैं? आर यू गेटिंग माई वॉइस? कैन एनीवन? या नो प्रॉब्लम, आई हैव टू गो अहेड। या ठीक है, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग मी। कारण है कि ताकि मैं कवर भी कर लूंगा, और मुझे आज एनी हाउ कवर करना है। अब कुछ और नहीं रह गया है। अब जो बात करनी है विलियम शेक्सपियर को लेके बात करनी है, तो शेक्सपियर ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है उसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि आप उसको स्लिप ना करे आपसे। क्रिटिक्स ऑन शेक्सपियर,
सोल ऑफ द एज, द applause, डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज। देखिए एक क्रिटिक्स है कुछ जिन्होंने शेक्सपियर के ऊपर बात कही है। सोल ऑफ द एज, द applause, डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज। एंड अगला पॉइंट है जो अगला पॉइंट का मतलब उसी वही लाइनें हैं जो आगे जुड़ी हुई है उसी से ही। Triumph my Britain, thou hast one to show to whom all sins of Europe homage owe. He was not of an age but for all time. आपको ध्यान में रखना है कि मैंने इतनी लाइनें पढ़ी हैं, लेकिन अगर आपने इन लाइनों में से सब निकाल दीजिए, लेकिन एक चीज यही आपको ध्यान में रखना है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, वह किसी एक पार्टिकुलर युग के नहीं थे, बट फॉर ऑल टाइम, बल्कि सारे समय से बिलोंग करते हैं। यह बात किसने कही है? बेन जॉनसन ने कही है। किसके बारे में कही है? शेक्सपियर के बारे में कही हुई है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। दो ऑलरेडी आई हैव गॉन, अगर आपको याद होगा जब मैं शेक्सपियर स्पेशल ले रहा हूँ एज एन ऑथर, तो वहां पे बहुत सारे क्रिटिक्स थे, वहां पर भी मैंने आपसे बात किया था। दूसरे राइटर है पोप सेड, पोप ने कहा दैट शेक्सपियर वाज नॉट एन इमिटेटर बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज नेचर, सॉरी, शेक्सपियर, पोप ने एक बड़ी बात कही है कि शेक्सपियर जो है कोई इमिटेटर नहीं थे, उन्होंने किसी चीज की नकल नहीं की, बल्कि वह तो नेचर के लिए एक इंस्ट्रूमेंट थे। रादर इट वाज नेचर हु स्पोक थ्रू हिम, कह रहे यह तो नेचर ही है जो शेक्सपियर के माध्यम से बोलती हैं। शेक्सपियर कुछ नहीं बल्कि नेचर जो है खुद ब खुद सारी चीजें शेक्सपियर के माध्यम से कहती है। तो इतनी बड़ी बात किसने कहा है? पोप ने कहा है। अगर कभी भी बात आती है कि नेचर को लेकर के जो है कि शेक्सपियर वाज नॉट एन इमिटेटर बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेचर, रादर इट वाज नेचर हु स्पोक थ्रू हिम। आगे है नेचर हिमसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन्स एंड जॉय द to wear the dressing of his lines. Others abide our question. Thou art free. We ask, thou smiles and art till out topping knowledge. And thou who didst the star and sunbeams to know, self-schooled, self-scanned, self-honored, self-secured, did tread on earth unguessed at. ये बात किसने कही है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही हुई है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। कारण ये कि ये बात पूछा जा चुका है, और ये जो मैथ्यू अर्नाल्ड ने जो ये कही हुई है, उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर एक सोनेट लिखा हुआ है। उस सोनेट की ये लाइन है, उन्होंने कहा कि नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन, नेचर खुद जो है उनके ऊपर गर्व करता था। सॉरी, जो अर्नोल्ड का पॉइंट है वो यहाँ से अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, कि दूसरे लोग जो, जब भी मैं शेक्सपियर के बारे में, उनका ये कहना था जब मैं शेक्सपियर के बारे में बात करता हूँ तो शेक्सपियर पर लोग जवाब देने से कतराते हैं। अदर्स दूसरे लोग, अबाइड अबाइड करते हैं, आर क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन से, व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू शेक्सपियर, तो जो बड़े बड़े अपने आप को क्रिटिक्स मानते हैं, जो कहते हैं शेक्सपियर के बारे में मुझे जानकारी है, वे मेरे क्वेश्चन से घबराते हैं और शेक्सपियर पर बात करने से कतराते हैं। दाउ आर्ट फ्री, मैं समझता हूं कि आप एकदम से फ्री हैं, किसी की कलाओं में आप बंधे नहीं हैं। वी आस्क, फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में। दाउ स्माइल्स एंड आर टिल, फिर भी मैं देखता हूं कि जितना मैं आपके बारे में जानने की कोशिश करता हूं, या जितना आपको लोग ये सोचते हैं कि शेक्सपियर कौन थे, या उनके फेम को कम किया जाए, उतना ही ज्यादा आप मुस्कुरा रहे हैं, और आपकी प्रसिद्धि, आपकी कला उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। आउट टॉपिंग नॉलेज, और आप लोगों के ज्ञान की परिधि से बाहर है। आउट माने बाहर, टॉप सर्वोच्चता, किसकी सर्वोच्चता? नॉलेज। आप जो लोगों की ज्ञान की परिधि है उससे आप बाहर है, लोग आपके बारे में जान ही नहीं सकते हैं। एंड दाउ हु डिड्स द स्टार्स एंड सनबीम्स नो, आप ऐसे राइटर रहे जिसने हम लोगों को बताया स्टार्स के बारे में, सनबीम्स के बारे में। स्टार्स और सनबीम्स यहाँ पर जो है सिंबॉलिकल वर्ड है कि जिंदगी को समझने की कला हमारे अंदर डेवलप आपने की। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैन, आपने खुद से शिक्षा प्राप्त की, आपने चीजों को खुद से स्कैन किया। सेल्फ ऑनर, आपने खुद से सम्मान किया, क्योंकि आपको किसी ने पढ़ाया नहीं, आप तो क्लास 5th तक ही थे। लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक, सारी चीजें आपने खुद से सिक्योर की।
डिड ट्रेड्स ऑन अर्थ अनगेस्ड एट। आपने उन चीजों के बारे में मुझे बताया जिसको लोग अनगेस करते थे, जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे। तो ये शेक्सपियर की तारीफ में मैथ्यू अर्नाल्ड ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने एक आपका सोनेट लिखा था शेक्सपियर के ही नाम से, वहां से वो लिया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीए सेकेंड ईयर में ये चलता था, और अब नहीं है, या वहां पे सिलेबस बदल चुका है या है, आई डोंट नो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको वाकिफ होना है। मैथ्यू अर्नाल्ड ने क्या कहा, बेन जॉनसन ने क्या कहा, अलेक्जेंडर पोप ने क्या कहा। फिर आगे है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्या कह रहे हैं। The stream of time which is continually washing dissoluble fabrics of other poets passes without injury by the adamant of Shakespeare। करें जो समय की रफ्तार है, जो लगातार जो है वॉश कर रही, धो रही है फैब्रिक्स ऑफ अदर पोएट्स, जो दूसरे पोएट्स का जो स्ट्रक्चर है, मतलब समय के साथ जो है दूसरे पोएट्स की जो प्रसिद्धि है, जो नेम है, वह या जो फेम है, वह हो सकता है कि कम हो जा रहा हो, लेकिन शेक्सपियर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय समय के साथ उनकी प्रसिद्धि में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार वो प्रसिद्धि के मुकाम पे पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। ये बात किसने कही, डॉक्टर जॉनसन ने कही है। ड्राइडन कहते हैं, ड्राइडन, आवाज मेरी नहीं जा रही है? कोई और मुझे रिस्पॉन्ड कर सकता है? आ रही बट म्यूजिकल साउंड। नाउ आर यू गेटिंग माई वॉइस? सो आगे वो कहते हैं, ड्राइडन कहते हैं कि ड्राइडन ने पॉइंट आउट किया दैट शेक्सपियर वाज द मैन। शेक्सपियर एक ऐसे आदमी थे हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोल। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शेक्सपियर एक ऐसे आदमी थे, चाहे वह मॉडर्न रहा हो, चाहे एंशिएंट पोएट्स रहे हों, अगर उनमें से किसी का सोल सबसे कॉम्प्रिहेंसिव था। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये कि जिसने अब सारी चीजें अपनी आत्मा में समाहित कर ली थी, अगर किसी का सोल कॉम्प्रिहेंसिव था तो वह शेक्सपियर है। यह बात किसने कही है, जॉन ड्राइडन ने कही है। जॉन ड्राइडन पॉइंटेड आउट, क्या पॉइंटेड आउट किया, दैट शेक्सपियर वाज द मैन। शेक्सपियर ऐसे आदमी थे हु ऑफ ऑल मॉडर्न, जो सारे मॉडर्न और परहैप्स एंशिएंट पोएट्स, और जो एंशिएंट पोएट्स थे, हैड द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। कॉम्टर रिकेट कॉल्स शेक्सपियर, कॉम्टर रिकेट कहते हैं शेक्सपियर को, ही वाज प्रोफाउंड एंड सर्चिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मानव स्वभाव के जानने में और उससे संबंधित ज्ञान की प्राप्ति में। अकॉर्डिंग टू लीग्विस, लीग्विस कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिस्टिंग्विश शेक्सपियर from his English rivals in the complexity of his character, which as a rule are not represented only with the short span of a crisis। कह रहे हैं कि लिग्विस कहते हैं कि जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर जो औरों से अलग है, वह केवल एक ही चीज है, वह क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज कैरेक्टर्स। कि शेक्सपियर का कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स था जो किसी नियम में नहीं बांधा जा सकता है, और ना ही उसको संक्षिप्त समय में समझा जा सकता है कि बस 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने अपने उसमें प्रेजेंट किए हुए हैं कि ऐसा लगता है पूरी जिंदगी जो है वहां पे हमें अपनी दिखाई पड़ती है। तो एक ऐसा नहीं कि चंद मिनटों में, चंद समय में शेक्सपियर के कैरेक्टर या उनके नेचर को समझा जा सके। ये बात किसने कही, कॉम्टर रिकेट ने कही हुई है, सॉरी ये लिग्विस ने कहा है। काउंटर रिकेट कहते हैं, काउंटर रिकेट ऑब्जर्व्स दैट शेक्सपियर्स वीमेन हैव द प्राइमल क्वालिटीज ऑफ वुमनहुड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काउंटर रिकेट कहते हैं कि शेक्सपियर की जो औरतें हैं, एक तरफ उसमें वुमनहुड है, उसमें मतलब वुमनहुड है, औरत की सारी कला वहां पे मौजूद है, जो नेचुरल एट्रीब्यूट है, कॉमन टू एवरी एज, जो हर एज में हमें कॉमन नजर आती है, एंड देयरफॉर कैन नेवर बी डेटेड, और उसको किसी एक पार्टिकुलर डेट में नहीं बांधा जा सकता। एंड देयर इज सटलिटी नो लेस देन एक्चुअलिटी। कह रहे हैं कि उसमें जो सूक्ष्मता भी है और वास्तविकता भी है। शेक्सपियर की हीरोइंस को लेकर के उन्होंने कहा कि शेक्सपियर की जो हीरोइंस हैं
उनमें जो है औरतवाद, वुमनहुड नज़र आता है, जो हर ऐज की औरतों में नज़र आता है। सजना, संवरना, इमोशन, फीलिंग्स, जज़्बात, मातृत्व, चाहे आप शेक्सपियर के ज़माने में रहिएगा, चाहे आप इस ज़माने में आइएगा, ये नेचुरल क्वालिटी है जो शेक्सपियर ने बताया और कहा है कि उसमें सटिलिटी भी है और एक्चुअलिटी भी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। कॉम्पटन रिकेट आगे कहते हैं says that Shakespeare has no philosophy of life. शेक्सपियर का कोई जीवन का दर्शन नहीं था. He was an artist and concerned primarily not with postulating theories of life but with the stuff of life itself. बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, शेक्सपियर की का कोई जीवन दर्शन नहीं था और वह ऐसे आर्टिस्ट नहीं थे जो कि क्या कर रहे थे कि जो जीवन की सिद्धांतों को गढ़ रहे थे, बल्कि वह जीवन के तत्वों को बता रहे थे। वह खुद अपने में एक जीवन थे, वह खुद अपने में एक जिंदगी थे, जो उन्होंने जिया, जो उन्होंने महसूस किया, उसी को उन्होंने हमारे सामने रखा। You have a dozen different points of view but no definite conclusion. कॉम्पटन रिकेट कहते हैं कि शेक्सपियर को लेकर के आपके हजारों दर्जनों विचार हो सकते हैं, लेकिन कभी आप फाइनल कंक्लूजन नहीं कह सकते कि यही विचार सत्य है, या इसी विचार में शेक्सपियर को बांधा जा सकता है, या इसी विचार में ही हम शेक्सपियर को समझ सकते हैं। ये बात किसने कही? कॉम्पटन रिकेट ने कही है। कॉम्पटन रिकेट अगेन कहते हैं कि ही वाज द सुप्रीम पोएट इन एन एज ऑफ ग्रेट पोइट्री। वह एक अपने में बड़े पोएट थे, बिकॉज हिज पोइट्री इज वाइडर इन रेंज एंड डीपर इन फीलिंग्स देन ऑफ हिज कंटेम्परेरीज। उनकी जो पोइट्री थी अपने कंटेम्परेरीज से काफी ऊपर थी, काफी बड़ी थी, और वो जो एक ऐसे पोएट थे जिसमें बहुत ज्यादा डीपर इन फीलिंग रहा, यह शेक्सपियर की खासियत रही है। ये बात भी किसने कही है? कॉम्पटन रिकेट ने कही है। हैजली टॉक्स अबाउट शेक्सपियर मैजिक पावर ओवर वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा चुका है कि कौन सा क्रिटिक ऐसे हैं जो शेक्सपियर के मैजिक पावर ओवर वर्ड्स की बात करते हैं, कि शेक्सपियर का ऐसा लगता था कि शेक्सपियर का जादू शब्दों को लेकर के चलता था, शब्दों पर उनका जादू था, उनके पास इतने वोकैब थे कि बहुत बेहतरीन ढंग से अपनी बातों को रख सकते थे। बेन जॉनसन सेड दैट ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। अभी ये बात मैंने बताई थी। लिग्विस कहते हैं कि दैट ही वाज नॉट ऑफ अ लैंड बट ऑफ ऑल लैंड्स। वह एक धरती एक जमीन के नहीं थे, बल्कि पूरी धरती पूरी दुनिया के लिए थे। Ralph Waldo Emerson says that a poet speaks from heart in unison with his time and country. ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि एक जो पोएट होता है वह दिल से तब बोलता है जब वह अपने समय और अपने कंट्री के लोगों से मुखातिब होता है। तब उन्होंने ये बात कही है कि यह क्वालिटी किसकी है? शेक्सपियर की है, कि उन्होंने अपने समय को, अपने कंट्री को, अपने लोगों के बारे में अच्छे ढंग से बात को रखा हुआ है। तो ये क्रिटिक्स रहे हैं जिन्होंने ये बात कही थी। मैं दोबारा आपको कुछ नाम लेना चाहता हूँ। बेन जॉनसन आपको नहीं भूलना है, मैथ्यू अर्नोल्ड आपको नहीं भूलना है, बाकी हाँ जॉन ड्राइडेन आपको नहीं भूलना है। 3 नाम हो गए, बेन जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पोप, 4 नाम। ऊपर से लेके जैसे कॉम्पटन रिकेट है, लिग्वी से, जितने से चाहे आप भूल जाइएगा, नीचे की फिर 3 लाइन को नहीं भूलना है, जो सॉरी 4 लाइन को, जहां पे 4 है। कॉम्पटन रिकेट सेज ही वाज द सुप्रीम पोएट इन एन एज ऑफ पोइट्री, ये नहीं भूलना है। हैजली टॉक्स अबाउट शेक्सपियर मैजिक पावर ओवर वर्ड्स, ये नहीं भूलना है। बेन जॉनसन सेड दैट ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये नहीं भूलना है। लिग्विस सजेस्ट दैट ही वाज नॉट ऑफ अ लैंड बट ऑफ ऑल लैंड्स, ये नहीं भूलना है। राल्फ वाल्डो इमर्सन सेज दैट अ पोएट स्पीक्स फ्रॉम अ हार्ट इन यूनिसन विद हिज टाइम एंड कंट्री, ये नहीं भूलना है। जस्ट आई वांट टू नो कि बहुत एक्सेस तो नहीं हो रहा, मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मैं ये चाहता था कि थोड़ा, जी हेलो, या गुड इवनिंग भूपेंद्र भाई, गुड इवनिंग। हाँ, आप स्टार्ट करो वगैरह की बात उन्होंने, जी जी जी।
हाँ, इसमें मेंशन नहीं है और वो जो आपका वो वाली जब शेक्सपियर एज़ मैंने राइटर पढ़ा है तो वहाँ पे मेंशन था चूँकि ये केवल शेक्सपियर के बारे में जनरल बातें थी। जब मैं आपको एज़ राइटर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे वो चीज़ मेंशन थी, दोनों बातें वहाँ मेंशन थी। ये तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जब शेक्सपियर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ अनदर थिंग। सोनाली मैडम मैं थोड़ा-सा ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझे केवल 5 मिनट का समय देंगे, तो ये पोर्शन मैं कवर कर लूँ। हुँ। हाँ, अब जो आ रही है देखिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात चल रही है, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि शेक्सपियर ट्रेजेडी में क्या है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ वन मैन, एक आदमी के इर्द-गिर्द पूरी कहानी, मैकबेथ में मैकबेथ के इर्द-गिर्द, हैमलेट में हैमलेट के, ओथेलो में ओथेलो को, किंग लियर मतलब एक कोई मेन आदमी होगा, वन मैन होगा जिसी के इर्द-गिर्द पूरी कहानी मूव करेगी, ये उसकी खासियत बता रहे हैं। इट इज द स्टोरी ऑफ सफरिंग एंड डेथ। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में सफरिंग भी है, डेथ भी है और लास्ट में कंक्लूडिंग टू डेथ, लगभग ज्यादातर कैरेक्टर की मौत हो जाती है। इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी द हीरो इज एन आउटस्टैंडिंग फिगर। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हीरो का ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन हीरोइन। शेक्सपियर इम्प्लायज सुपरनेचुरल कैरेक्टर से हमें पता है कि उन्होंने थ्री विचेस का यूज मैकबेथ में किया है, गोस्ट का यूज उन्होंने हैमलेट में किया है। द कॉन्फ्लिक्ट इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज द इसेंस ऑफ द होल ड्रामा। करें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, चाहे वह सालिलिकी के माध्यम से दिखाया जाता हो, चाहे वह असाइड के माध्यम से, चाहे वह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो, वह सबसे बड़ा बात होती है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैज नो पोएटिक जस्टिस। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कोई पोएटिक जस्टिस नहीं है। पोएटिक जस्टिस एक ऐसा शब्द है जिसको टॉमस राइमर ने यूज किया था, ये कई बार पूछा जा चुका है। और पोएटिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि जब राइटर खुद आकर के कुछ लाइनें ऐसी कहे, एक्सप्लेन करे कि फला कैरेक्टर गलत था इसलिए उसके साथ गलत हुआ, तो इस पार्टिकुलर चीज को पोएटिक जस्टिस कहा जाता है। पोएट खुद जज के रूप में बिहेव कर रहा है, वह खुद जस्टिस के लिए आ रहा है सामने, पोएटिक जस्टिस। शेक्सपियर हीरो सफर एट टू लेवल, दो लेवल पे वे सफर करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। हमें पता है एक्सटर्नल लेवल का मतलब होता है बैटल फील्ड में और इंटरनल लेवल का मतलब हो गया सालिलिकी और एसाइड के जो डायलॉग बोलते हैं। शेक्सपियर डज नॉट फॉलो थ्री यूनिटीज, ठीक है, टाइम प्लेस और एक्शन को उन्होंने नहीं फॉलो किया। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैज नॉट हीरोइंस बट हीरोज। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में हीरोइंस नहीं बल्कि क्या है, हीरोज हैं। मर्डर, ब्लड, टेरर एंड गॉस्टली एटमॉस्फेयर आर द कॉमन पॉइंट्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये सब उसकी खासियत है। शेक्सपियर गिव्स वैल्यू टू कैरेक्टर रादर देन प्लॉट। शेक्सपियर ने ज्यादातर इंपॉर्टेंस कैरेक्टर को दिया है प्लॉट की तुलना में। ये बात किसकी बताई गई? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की। नाउ द नेक्स्ट पेज इज ऑन योर स्क्रीन। एंड यू विल कम टू नो कि जो नेक्स्ट पेज है उसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू एसी ब्रैडले, एसी ब्रैडले कहते हैं शेक्सपियर हैड ओनली अ सेंस ऑफ ट्रेजेडी नॉट अ फिलॉसफी। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। एसी ब्रैडले शेक्सपियर पर बड़े बड़े क्रिटिक है। उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू एसी ब्रैडली शेक्सपियर हैज ओनली अ सेंस ऑफ ट्रेजेडी नॉट अ philosophy. In Shakespearean tragedy, it is character that leads men to the ultimate catastrophe। करें शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आदमी का कैरेक्टर ही उसके पतन का कारण बनता है। इन क्लासिकल ट्रेजेडी इट इज फेट, और क्लासिकल ट्रेजेडी में आदमी का भाग्य उसके उसके पतन का कारण बनता है, मतलब उसके भाग्य में नसीब में जो लिखा वही होगा। लेकिन शेक्सपियर कहते हैं नहीं, जो हम आपने किया उसके अनुसार ही चीजें होना है, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। इसीलिए कहा गया कैरेक्टर इज डेस्टिनी एंड डेस्टिनी इज कैरेक्टर। आपका चरित्र ही आपका भाग्य है, आपका कर्म ही ये बताता है कि आपके साथ कैसा हो रहा है। In Shakespearean tragedy, calamities do not simply happen, nor are they sent, they proceed mainly from action। करें कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसमें जो कैलामिटी आती है वो आदमी के गलत कार्यों की वजह से होती है। ऐसा नहीं है कि वह कोई आपका कैरेक्टर, आपका भाग्य गलत था इस तरह से हुआ। आप कोई ना कोई गलत काम करेंगे उससे आपका पतन होगा। इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कैरेक्टर्स ऑफ द एक्टर डिटरमाइन हिज डेस्टिनी। जो कैरेक्टर है आदमी का, एक्टर का, वही उसके भाग्य को डिसाइड करता है। नॉट डेस्टिनी डिटरमाइंस हिज कैरेक्टर। वही बातें दोबारा कही गई हैं कि आपका चरित्र ही आपका भाग्य है, ना कि आपका भाग्य आपका चरित्र है। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज अ स्टोरी ऑफ एक्सेप्शनल कैलेमिटी लीडिंग टू द डेथ ऑफ अ मैन इन हाई स्टेट। करें शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है उसमें एक ऐसा आदमी होगा जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसकी उसकी वजह से वह जो गलत काम करेगा उसकी वजह से वह जो है
पतन की ओर जाता है और वह जो आदमी होगा वह हाई स्टेट का होगा। हाई स्टेट का मतलब या तो किंग हो सकता है या कोर्टियर हो सकता है, मिनिस्टर्स हो सकता है, किसी बड़े पद पर आसीन होगा। पोएटिक जस्टिस हैज नो प्लेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, अभी बात हो चुकी है। फेट इज द अल्टीमेट पावर इन द ट्रेजिक वर्ल्ड, इविल इज द मेन सोर्स ऑफ कन्वर्जन इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। कह रहे हैं कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में दिखाया गया कि जो आदमी के पतन का मुख्य कारण है वह बुराई है, जो वह बुरा काम करता है तभी उसका पतन होता है। द सेंटर ऑफ ट्रेजेडी लाइज इन एक्शन इशूइंग फ्रॉम कैरेक्टर और कैरेक्टर इशूइंग इन एक्शन, ये बात उन्होंने बात बताई है। ये फीचर्स रहा उनके शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा एसी ब्रैडले को लेकर के। उन्होंने एक किताब लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो 1904 में आई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है शेक्सपियरियन कॉमेडी। उन्होंने शेक्सपियरियन कॉमेडी में मैंने पहले भी बात किया हुआ था, फीचर्स है, कुछ आपको याद नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है कि अ कॉमेडी इज ऑफन डिफाइंड एज अ ड्रामेटिक कंपोजिशन विद अ हैप्पी एंडिंग। कॉमेडी में क्या होता है? हैप्पी एंडिंग होता है। इट हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज अ प्ले एमिंग एट द प्रोडक्शन ऑफ लाफ्टर, इसमें लाफ्टर होता है। शेक्सपियरियन कॉमेडी हैज बोथ एलिमेंट्स, शेक्सपियरियन कॉमेडी में दोनों चीजें मतलब हैप्पी एंडिंग भी और लाफ्टर भी है। It has a happy ending and it also makes us laugh. The source of Shakespearean comedies come from Plautus and Terence। करें शेक्सपियर की कॉमेडी का ज्यादातर जो फीचर्स है वो प्लाउटस और टेरेंस से आते हैं। प्लाउटस और टेरेंस क्या थे? वे जो है ग्रीक वे क्लासिक आपके कॉमेडियन थे या प्ले राइट थे जिन्होंने कॉमेडीज लिखा हुआ है। प्रोफेसर डाउडन एक है, डॉक्टर डाउडन जिनको मैंने बताया था, जिन्होंने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 भागों में बांटा। प्रोफेसर डाउडन सेज दैट शेक्सपियर्स कॉमेडीज आर ऑल मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विवेसिटी, cleverness, delight, a beauty and a quiet enjoyment of existence। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर डाउडन ने कि शेक्सपियर की जो कॉमेडीज है उसमें विवासिटी है, क्लेवरनेस है, डिलाइट है, ब्यूटी है। जितनी बातें हम लोगों ने बात किया था कि म्यूजिक है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, मैरिज है और हैप्पी एंडिंग है, सो मेनी थिंग्स यू विल कम टू नो, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, उन सब चीजों को लेके वही बात प्रोफेसर डाउडन ने अपने शब्दों में कहा। करें ब्रॉडली स्पीकिंग कॉमेडीज ऑफ अगर देखा जाए तो कॉमेडीज 2 तरह से होती है, क्लासिक और रोमांटिक कॉमेडी। क्लासिक कॉमेडी जो ग्रीक में आई थी जिसको ग्रीक कॉमेडी, उस पर बात मैं कर चुका हूँ। रोमांटिक कॉमेडी वह कॉमेडी होती है जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है जिस पर अभी बात चल रही है। तो रोमांटिक कॉमेडी में भी मैं बात कर चुका हूँ, उसको मैं एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता दूं कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है उससे रिलेटेड वीडियोस भी पड़े हुए हैं। आपको पता है कि मैंने बताया था कि उसमें म्यूजिक है, उसमें सुपरनेचुरल कैरेक्टर भी आते हैं लेकिन वे फेरी के रूप में आएंगे, हीरो और हीरोइन को मिलाने का काम करते हैं। वहां पे मैरिज है, वहां पे कहा गया कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ। वहां पे ये भी है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज है। वहां पे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, हीरोइन ओरिएंटेड है, इसीलिए जॉन रस्किन ने कहा कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी देयर आर नो हीरोज बट हीरोइंस। ये सारी की सारी चीजें जो है आप देखेंगे कि शेक्सपियर की कॉमेडी से रिलेटेड है। उसके बाद जो है थॉमस नॉर्थ एक जो है राइटर है जिन्होंने एक किताब लिखा है प्लूटार्क्स लाइव्स। आप ऐसे केवल माइंड में रखिएगा, ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, लेकिन ये प्लूटार्क्स लाइव्स अगर कभी पूछा जाता है किसका है तो उन्होंने प्लूटार्क्स लाइव्स का ट्रांसलेशन किया था। बेन जॉनसन है, आपको पता है कि बेन जॉनसन जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से बिलोंग करने वाले राइटरों में से हैं। और बेन जॉनसन जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के साथ साथ जो है उन्होंने सैटिरिकल कॉमेडी भी लिखा हुआ है जिसमें उनकी एक कॉमेडी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है और एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर है, सिंथिया है, वाल्पोन है, द पोएटेस्टर है। इस तरह की चीजें जो आपके सामने नजर आ रही हैं आपके माइंड में रहना चाहिए कि बिलोंग्स टू जैकोबियन एज। शेक्सपियर के बाद उनका नंबर आता है तो वो ट्रेजेडी तो उन्होंने नहीं लिखा, कॉमेडी लिखा। जैकोबियन एज, जैकोबियन एज की डेट क्या है? 1603 से 1625 है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर के एक तरह से कंटेम्परेरी भी रहे थे, शेक्सपियर के साथ उन्होंने काम किया था। बेन जॉनसन को फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहा जाता है। उनका एक प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि और साथ ही साथ बेन जॉनसन पहले जो है लाउरिएट पोएट रहे हैं, ये भी बात हमें पता होना चाहिए। बेन जॉनसन का एक और आपका प्ले है सिंथियाज रिबेल्स है जो कि सैटिरिकल कॉमेडी है।
द पोएटेस्टर भी उनका एक सैटिरिकल कॉमेडी है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उनके और भी प्लेज हैं जैसे वाल्पोन है, द फॉक्स है, द एल्केमिस्ट है, एपिसीन है, ये सब उनके प्ले के नाम है। बट यू डोंट गो विद दिस थिंग, अब यू हैव टू ओनली रिमेंबर द नेम। द फॉक्स बेन जॉनसन का एक प्ले है, एल्केमिस्ट है, एपिसीन है जिसका एक सब टाइटल है द साइलेंट वुमेन है, और लास्ट में एक और दिखाया जा रहा है सिजेनस है, कैटलीन है। सो मेनी थिंग्स व्हिच यू फाइंड हियर, यू हैव टू ओनली फाइंड आउट द नेम। यहाँ पे एक एक पॉइंट जरूरी नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेन जॉनसन से रिलेटेड 3 बातें ध्यान में रखनी है। जैकोबियन एज, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, फर्स्ट लाउरिएट पोएट, और फिर उनके कुछ प्लेस के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। फ्रांसिस बेकन मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, कोई बात यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि उनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा गया, उन्होंने मॉन्टेन को फॉलो किया, उनके ऊपर मॉन्टेन का प्रभाव था। एलिजाबेथन एज के एसेइस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, कोर्टियर हैं, फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं। अलेक्जेंडर पोप ने उनको द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा है। उन्होंने अपने एसे को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहा। उन्होंने 58 एसेज लिखा जो 1597, 1612, 1625 में पब्लिश हुआ, और उन्होंने एपिग्रामेटिकल स्टाइल में और एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखा है। उनके कुछ एसेज का नाम ऑफ रिवेंज है, ऑफ मैरिज है, ऑफ फ्रेंडशिप है, ऑफ ट्रेवल है। उनका अपना एसेज की 1-2 लाइन है कि स्टडीज सर फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, revenge is a kind of wild justice, reading make the full man, conference a ready man and writing an exact man। ये सारी बातें आपको पता, so many times I have gone, I have discussed। so what I want to say कि जब आप फ्रांसिस बेकन पे जाएंगे, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, उनके ऊपर किसका प्रभाव था? फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन का प्रभाव था। किस एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। पॉलिटिशियन है, कोर्टियर है, फिलोसफर है। उन्होंने उनको अलेक्जेंडर पोप ने उनको क्या कहा है? द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने अपने एसे को क्या नाम दिया? डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। उन्होंने कितना एसे लिखा? 58 एसे लिखा, जो कब पब्लिश होता है? 1597, 1612, 1625 में। उनके कुछ इंपॉर्टेंट एसेज है, ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, ऑफ मैरिज, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ ट्रेवल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन से स्टडीज सब फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन। तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन है रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इसके अलावा कुछ किताबों के नाम दिए हैं जो मैं आपको ठहर करके बताना चाहता हूँ। एक किताब का नाम है, इटैलिक में लिखा है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ये किताब का नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा है नोवम आर्गेनम। ओनली दीज 2 बुक्स, कि इसको किसने लिखा? द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, या उनका फिलोसफिक वर्क रहा है, इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। और एक उनका किताब नोवम आर्गेनम। दीज 2 बुक्स यू हैव टू नो कि दैट इट वाज रिटन बाय हूम? इट वाज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। बाकी फ्रांसिस बेकन के सारे पॉइंट जब मैं फार्म साफे से पढ़ा रहा था वहां पर भी डिस्कस किया, आज भी मैंने डिस्कस किया। मैंने जो है बेन जॉनसन को लिया। बेन जॉनसन को मैंने थोड़ा जल्दी किया, कारण कि बेन जॉनसन इज नॉट इन योर सिलेबस। उनसे रिलेटेड जो पॉइंट है मैं फिर से ठहर करके आपको बता दे रहा हूँ, ये ना लगे कि मैंने जल्दी किया। बेन जॉनसन को, एक तो वह जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं जो 1603 से 1625 है। उसमें जेम्स फर्स्ट राजा थे। बेन जॉनसन को फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहा जाता है। पहले लाउरिएट पोएट रहे हैं, शेक्सपियर के कंटेम्परेरी रहे हैं, और उनकी कुछ प्लेज हैं जिनमें एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, सिंथियाज। उसके अलावा जो है आपका पोएटिस, वाल्पोन और द फॉक्स जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एल्केमिस्ट, एपिसीन और द साइलेंट वुमन, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। और लास्ट का एक पॉइंट है सीजेनस एंड कैटलीन, इनकी 2 ट्रेजिडीज रही हैं। ये चीज, सीजेनस एंड कैटलीन, उन्होंने 2 ट्रेजिडी लिखा है। तो वो ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट के रूप में ना फेमस होकर के कॉमिक ड्रामेटिस्ट के रूप में फेमस रहे हैं। इतनी सारी बातें मैंने आपसे शेयर किया। लास्ट में मैं थोड़ा सा एक्सीड किया, उसके पीछे रीजन था कि इतना चीज मुझे कवर करना है, इतना चीज आपका उस एज से बिलोंग कर रहा है जो एलिजाबेथन एज तक चीजें हमें बात करनी थी। एक राइटर और रह गए हैं, रिचर्ड हुकर।
आपको कुछ नहीं करना है। रिचर्ड हुकर एक प्रोज राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज रहे हैं, जिन्होंने क्या किया, इंग्लिश चर्च को लेकर के एक किताब लिखी है जिसका नाम है द लॉज ऑफ इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। नथिंग यू हैव टू डू। अगर आप याद कर सकिएगा तो कर लीजिएगा, नहीं याद कर सकिएगा तो कोई बर्डन नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। इतना सारी चीजें हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, मैंने कवर कर लिया यहाँ तक। बैटरी भी मोबाइल की 15% दिखा रही है, तो आई थिंक कि नाउ मुझे स्क्रीन सबसे पहले क्लोज करना चाहिए, रिकॉर्डिंग बंद करनी चाहिए एंड